क्या पुतिन आपा खो चुके हैं या फिर 2 साल से यूक्रेन जैसे छोटे से देश से लड़ते हुए जीत ना पाने की वजह से हताश हो चुके हैं, या फिर नेटो लगातार रूस को भड़का रहा है। जो 32 देशों का समूह नेटो है, क्या वो रूस को भड़का रहा है और यूक्रेन को जैसे हथियार अमेरिका और नेटो के बाकी देश दे रहे हैं, क्या उससे रूस को लग रहा है कि अगर ये जंग और ज्यादा आगे बढ़ी तो फिर रूस के अस्तित्व को खतरा पैदा हो जाएगा? और क्या यही अमेरिका की नीति है कि इस जंग में रूस को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा उलझाया जाए, जिससे वर्ल्ड पावर रूस कमजोर हो जाए? सवाल इसलिए क्योंकि पुतिन ने नेटो और यूक्रेन को 25 जुलाई तक का वक्त दे दिया है, डेडलाइन दी, और कहा है कि 25 जुलाई को फैसला लिया जाएगा कि नेटो के 16 देश और यूक्रेन पर परमाणु हमला किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। पुतिन की इस धमकी के बाद पूरी दुनिया सदमे में है, क्योंकि अगर परमाणु जंग छिड़ी तो फिर क्या बचेगा कोई नहीं जानता। आज हम आपको इस परमाणु जंग का पूरा सच बताएंगे और बताएंगे कि परमाणु वॉर की कितनी संभावना है और इसके बाद क्या होगा। प्रोग्राम की शुरुआत में सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो को जरा देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे वीडियो हम आपको क्यों दिखा रहे हैं। दरअसल ये जो वीडियो हमने आपको दिखाया है, ये आपको याद है हिरोशिमा और नागासाकी, उसके ऊपर बनी एक डॉक्यूमेंट्री से लिया गया है। 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु हमला किया था, जिसके महज 3 दिन बाद जापान के ही नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था। दोनों शहर लगभग पूरी तरह तबाह हो चुके थे। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की पल भर में जान चली गई थी, और जो बच गए थे वो आजीवन अपंगता के शिकार रहे। दूर दूर तक के इलाकों में घंटों तक काली बारिश होती रही और रेडियो एक्टिव किरणों से जिंदा दिली से भरे इन दोनों शहरों में कहर बरपा दिया गया। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मौत का मंजर पसरा था। 6 अगस्त को जो हमला हुआ वो इतना जबरदस्त था कि कुछ ही पल में या आप कहिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में 80,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। बम धमाकों में इतनी गर्मी थी कि लोग सीधे के सीधे जल गए, उनको मौका ही नहीं मिला। एक झोंका आया और वो खत्म हो गए। 1 मिनट के भीतर हिरोशिमा शहर का 80% हिस्सा राख हो गया था। तबाही यही नहीं थमी थी, इसके बाद हजारों लोग परमाणु विकिरण से जुड़ी बीमारियों के चलते मारे गए थे। जबकि 3 दिन बाद 9 अगस्त को दूसरे शहर नागासाकी पर दूसरा परमाणु हमला किया गया था। नागासाकी पर बम गिराया गया था और हिरोशिमा से वो ज्यादा शक्तिशाली था। नागासाकी में 9 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे जो परमाणु बम गिराया गया था, उस हमले में 40,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। और विस्फोट के बाद जो परमाणु विकिरण के संपर्क में आए, विस्फोटों के बाद मानो काली बारिश दोनों शहरों में हजारों लोगों की मौत का कारण बनी थी। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि ना तो हिरोशिमा नागासाकी की आज बरसी है, वो भी अगस्त में है, और अगस्त में 79 ईयर पूरे होंगे। लेकिन इस दौरान कितनी तबाही के हथियार हमने बना लिए हैं। रूस के पास कितने परमाणु हथियार हैं, अमेरिका के पास कितने परमाणु हथियार हैं, भारत, चीन, पाकिस्तान, फ्रांस, इनके पास कितने परमाणु हथियार हैं। जब एक परमाणु हथियार
इतनी तबाही मचा सकता है, तो आज उससे ना जाने कितने सौ ज्यादा कैपेसिटी के, ना जाने कितने हजार परमाणु हथियार इस वक्त हैं। और अब जरा सोचिए, अगर ये हमला शुरू हुआ, अगर परमाणु शक्ति एक दूसरे के खिलाफ परमाणु बमों का इस्तेमाल करने लगी तो फिर क्या होगा? क्योंकि रूस, अमेरिका जैसे देशों के पास तो हजारों की संख्या में परमाणु बम है और हजारों परमाणु बम एक्टिव मोड में। एक्टिव मोड का मतलब इधर बटन दबाया और उधर सर्वनाश। ऐसे में अगर रूस ने परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो फिर दुनिया कितनी बचेगी कोई नहीं जानता, और जो बचेगी वो कैसी बचेगी इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन एक परमाणु बम कितना घातक होता है ये हम आपको समझा रहे हैं, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। 100 किलो टन के परमाणु हथियार से जो नुकसान का आकलन किया गया है उसको प्रतीक के तौर पर हमने एक ग्राफिक्स आपके लिए बनाया है। इसको जरा समझिए। अगर 100 किलो टन के परमाणु हथियार, परमाणु बम का इस्तेमाल होगा तो 1.8 किलोमीटर तक सब जो भी होगा वो तबाह हो जाएगा। और ये जो हम बता रहे हैं ये दरअसल रेडियस है। रेडियस, इसका मतलब ये कि अगर इसको सेंटर पॉइंट मान ले तो लगभग 2 किलोमीटर इधर, 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर इधर और 2 किलोमीटर इधर, चारों तरफ तबाही होगी। और एक ऐसी तबाही जिसमें कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। वहीं 3 किलोमीटर तक इतनी तबाही होगी कि सर्वनाश चारों तरफ नजर आएगा। 5 किलोमीटर तक भारी नुकसान होगा। इस भारी नुकसान का मतलब है कि सिर्फ अब मान लीजिए कि जली हुई इमारतें नजर आएंगी, इसके अंदर भी इंसान नजर नहीं आएगा। और 8 किलोमीटर तक जो नुकसान होगा वो भी बेहद ज्यादा घातक होगा। इसको सीधे तौर पर मानिए कि 8 किलोमीटर की रेडियस के अंदर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। उसमें जितनी जिंदगियां होंगी वो खत्म हो जाएंगी। और आप अंदाजा लगाइए 8 किलोमीटर में कितने लाख लोग रहते हैं, क्योंकि 8 किलोमीटर इधर, 8 किलोमीटर इधर, 16 किलोमीटर ऐसे और 16 किलोमीटर का ये। आप सोचिए एक बम कितनी तबाही मचाएगा। और इस तरीके के जो बम तबाही मचाते हैं वो किस तरीके से तबाही मचाते हैं, कैसे वो पल भर में जिंदगियों को खत्म कर देते हैं, और एक परमाणु बम कैसे काम करता है ये भी आपको समझाते हैं। जरा देखिए, सबसे पहले धमाके से जो आग का गोला निकलेगा वो इमारत, सामान, इंसान किसी को नहीं छोड़ेगा, सब कुछ तहस नहस कर देगा, सब कुछ वो बर्बाद कर देगा। इसके अलावा धमाके से लहर निकलेगी जिसे हम रेडिएशन कहते हैं, और जो धमाके से रेडिएशन निकलेगी, चलाइए इसको जरा, जो रेडिएशन निकलेगी वो दरअसल मौत, चोट और इमारतों को नुकसान पहुंचाती है। और इससे बच पाना बेहद मुश्किल है, क्योंकि अगर एक बार के लिए आप बच भी गए तो आजीवन इसका शिकार रहेंगे और इससे आप बच नहीं पाएंगे। रेडिएशन जो शरीर की कोशिकाओं को नुकसान होगा उससे आप बच नहीं पाएंगे। और जिसको यह समझना है कि रेडिएशन किस तरीके से बर्बाद करती है, वो एक बार हिरोशिमा और नागासाकी होकर आए, वहां के लोगों से मिलकर आए। मुझे लगता है कि पुतिन को भी जाना चाहिए और नेटो देशों को भी जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ये एक बार कर चुका है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स तैयार होती है धमाके से कई किलोमीटर दूर तक, ये अपना असर दिखाती है और इलेक्ट्रॉनिक सामान को पूरे तरीके से बर्बाद कर देती है। यानी उस एरिया के अंदर जो भी कुछ होगा, इमारत होगी, इलेक्ट्रॉनिक सामान होगा, इंसान होगा, कुछ नहीं बचेगा। और धमाके के लगभग 15 मिनट बाद धूल और मलबे के नीचे ना जाने कितनी जिंदगियां फिर ऐसी होंगी जिन्हें आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है और पल भर में हजारों साल से बनी हुई एक सभ्यता सर्वनाश की तरफ चली जाए। लेकिन जो पुतिन कह रहे हैं कि भाई परमाणु हमला 25 जुलाई के बाद तय होगा, क्या वाकई में रूस इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो नेटो के 32 देशों से मुकाबला कर सकता है? और क्या नेटो के 32 देश इस धमकी के बाद रुक जाएंगे? उसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं। तो जरा इसको भी समझिए। रूस के पास, अकेले रूस के पास 4380 परमाणु हथियार हैं। और आपको बता दें, इसी साल रूस के
1500 परमाणु हथियारों को डिसमेंटल करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया। इसका मतलब है कि लगभग 6000 के आसपास रूस के पास परमाणु हथियार थे। बीते साल के मुकाबले ये कम हुए हैं क्योंकि 1500 से ज्यादा परमाणु हथियारों को डिसमेंटल करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके अलावा अमेरिका के पास 3708 परमाणु हथियार हैं। अब सोचिए अगर ये दो देश जो इस वक्त आमने सामने हैं, क्योंकि रूस के खिलाफ नाटो का जो प्रतिनिधित्व कर रहा है वो अमेरिका कर रहा है, और अमेरिका और रूस अगर यही आपस में भिड़ गए तो इस धरती पर क्या बचेगा और कितना बचेगा कोई नहीं जानता। इसके अलावा देखिए, चीन के पास 500 परमाणु हथियार हैं, फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार हैं, इंग्लैंड के पास 225 परमाणु हथियार हैं, भारत के पास 172, पाकिस्तान के पास 170, इजराइल के पास 90 और एक छोटे से मुट्ठी भर उत्तर कोरिया के पास भी 50 परमाणु हथियार हैं, और वो लगातार परीक्षण कर रहा है। अब जरा सोचिए, इसको समझिए। चीन से हाल ही में रूस मिला है, लेकिन चीन अमेरिका के साथ भी कई तरीके की संबंध रखता है। लेकिन मान लीजिए अगर चीन रूस की तरफ जाता है, फ्रांस पहले से नाटो देश की वजह से अमेरिका की तरफ से, इंग्लैंड अमेरिका की तरफ से, भारत गुटनिरपेक्ष, पाकिस्तान जो पैसा देगा उसकी तरफ, इसके अलावा इजराइल को आप रूस की तरफ लीजिए, उत्तर कोरिया को आप रूस की तरफ लीजिए, क्या वाकई में कुछ बचेगा? क्योंकि इन टोटल को अगर आप कर लेंगे तो ये लगभग आपके हथियार 10,000 से ज्यादा इस वक्त परमाणु हथियार हैं। लेकिन ये जितने हम आपको दिखा रहे हैं सब एक्टिव मोड में नहीं है। तो कितने ऐसे परमाणु हथियार किस देश के पास हैं जो एक बटन पर तबाही मचाने के लिए तैयार हो जाएंगे? ये भी जरा समझिए कि कितने परमाणु हथियार ऐसे हैं जो बस क्लिक किया और जो टारगेट है उसको सर्वनाश की तरफ लेकर चले जाएंगे। देखिए, रूस के पास कुल 4380 परमाणु हथियार, इनमें से 1710 ऐसे हैं जो सिर्फ एक ट्रिगर पर है, जो एक्टिव हैं, बस बटन दबाते ही तबाही के लिए तैयार है। अमेरिका को देखिए सर, अमेरिका के पास 3708 कुल परमाणु हथियार हैं और इनमें से 1770 एक्टिव मोड में है, सिर्फ एक बटन, और नाटो और रूस के बीच तबाही का मंजर शुरू हो जाएगा। चौंकाने वाला फ्रांस है, क्योंकि फ्रांस के पास जो कुल परमाणु हथियार वो 290 है, और अब मानकर चलिए सब के सब एक्टिव हैं, क्योंकि 280 एक्टिव मोड के अंदर है। इसके अलावा इंग्लैंड को देखिए, 225 कुल परमाणु हथियार हैं और उनमें से आधे लगभग 120 के आसपास उसके एक्टिव मोड में है, और चीन ने 500 में से 24 को एक्टिव मोड में रखा है। एक परमाणु हथियार कितनी तबाही मचाता है वो हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर देखा जा चुका है। और यहां कितने एक्टिव मोड में है? लगभग 4000 के आसपास परमाणु हथियार एक्टिव मोड में है, यानी कि सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है। और उसके बाद तबाही किस तरीके से शुरू होगी, वो वीडियो जो हमने शुरू में आपको दिखाया था, आपको शायद सोचने तक का मौका नहीं मिलेगा और आप हमेशा के लिए राख हो जाएंगे। लेकिन रूस ऐसा नहीं है कि बेवजह परमाणु हमले का तैयारी करेगा, क्योंकि रूस जो कह रहा है कि वो सिर्फ 4 शर्तों के मुताबिक ही या 4 कंडीशन में ही वो परमाणु हमले का इस्तेमाल करेगा। तो ये 4 कंडीशन क्या हैं जिनमें रूस परमाणु हमले का इस्तेमाल करेगा, ये भी आपको बता रहे हैं। जरा इसको भी देखिए कि वो कौन कौन सी कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि रूस या उसके सहयोगियों पर बैलिस्टिक मिसाइल का हमला अगर किया गया, अगर मानकर चलिए यूक्रेन या नाटो की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल रूस पर किया गया, तो रूस अपने परमाणु संयंत्र के परमाणु बम के जरिए उसका जवाब देगा। यह रूस कहता है, रूस की नीति कहती है। दूसरा क्या है? रूस या उसके सहयोगियों पर परमाणु हमला अगर हुआ तो फिर डिफेंस की नीति के तहत रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेगा और परमाणु जंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा रूस पर ऐसा हमला कि परमाणु क्षमता को खतरा हो तो रूस बचाने के लिए परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। और चौथा, अगर रूस पर ऐसा हमला कि अस्तित्व खतरे में पड़ जाए तो फिर जब खुद खत्म हो रहा होता है इंसान, तो वो तबाही की वो शुरुआत करता है जो सबको खत्म करता है। तो रूस इन 4 कंडीशन में से किसी एक कंडीशन में अगर फंसा तो फिर रूस परमाणु हमले का प्लान करेगा।
तो चलिए एक बार समझते हैं कि एक बार डालिए दोबारा जरा कि ये जो 4 कंडीशन है इसमें से वर्तमान में रूस के पास ऐसी कौन सी कंडीशन कि उसने 25 जुलाई की डेडलाइन दे दी। क्या पहली कंडीशन, उसकी संभावना ना के बराबर, क्योंकि नाटो देश इतनी बड़ी गलती नहीं करेंगे कि रूस पर बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर दे। दूसरा, क्या उस पर परमाणु हमला होगा? बिल्कुल नहीं होगा, इसकी संभावना 0 है। कोई भी नाटो देश यह गलती भूल कर भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वर्तमान में जिसके पास सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं वो रूस है। इसके अलावा क्या परमाणु क्षमता को खतरा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, इसकी भी संभावना 0 है। कोई भी देश किसी भी देश के परमाणु संयंत्रों को अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसकी रेडिएशन सब कुछ बर्बाद कर देंगी और ऐसा संभव नहीं होगा। क्या रूस पर हमला की अस्तित्व खतरे में पड़ जाए? यह संभावना है। यह संभावना इसलिए क्योंकि रूस यूक्रेन के साथ 2 साल से जंग के मैदान में है और नाटो देश लगातार यूक्रेन को बेहतरीन से बेहतरीन हथियार दे रहे हैं और जख्म यूक्रेन को जितने मिले हैं रूस को भी मिले हैं। और क्या रूस को वाकई में लग रहा है कि वो सुपर पावर की ताकत को खो देगा और उसका अस्तित्व इस पूरी जंग में खतरे में पड़ जाएगा? और इसलिए अगर 25 जुलाई की वो तारीख को, डेडलाइन को तय कर रहा है, तो उसके पीछे संभावना नंबर 4 है। लेकिन इस जंग में अब तक क्या खो चुके हैं? परमाणु हमला अगर हुआ तो हम सब कुछ खो देंगे, लेकिन जो जंग इस वक्त यूक्रेन और रूस के बीच में 2 साल से छिड़ी है, उसमें क्या क्या खोया गया है। सबसे पहले यूक्रेन की बात करते हैं कि यूक्रेन रूस के मुकाबले बहुत छोटा देश है, लेकिन क्या क्या खो चुके हैं देखिए जरा। 70,000 के करीब अभी तक सैनिक मारे जा चुके हैं यूक्रेन के अंदर। 10,000 से ज्यादा कॉमन मैन की, नागरिकों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 65 लाख नागरिकों ने देश छोड़ दिया है, यूक्रेन को छोड़कर चले गए। 37 लाख लोग यूक्रेन के अंदर विस्थापित हो चुके हैं, यानी कि उन्होंने अपना मकान खो दिया है, जंग में उनका सब कुछ गवा दिया गया है और अब वो विस्थापित की तरह है। और हो सकता है भविष्य में अगर ये जंग आगे बढ़े तो ये विस्थापित ही सैनिक के तौर पर अपने देश की संप्रभुता के लिए लड़ते हुए नजर आए। इसके अलावा 52% नागरिक बुनियादी जरूरतों से दूर हैं, यानी कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये यूक्रेन के नागरिकों के पास नहीं। और 2 साल जंग को हुए और अभी तक परमाणु हमला नहीं हुआ है। परमाणु हमला हुआ तो इन सबको ही जोड़ लीजिएगा और इनको एक बड़ा 0 कर दीजिएगा, इतना बड़ा असर हो सकता है। लेकिन रूस को भी कम नुकसान नहीं हुआ है। रूस को कितना नुकसान हुआ है यह भी आपको बताते हैं, जरा देखिए। रूस को जो इस जंग में नुकसान हुआ है उसमें 60,000 के करीब सैनिक मारे गए हैं, जबकि 3 लाख के करीब सैनिक घायल हो गए हैं। रूस को बड़ा डैमेज हुआ है क्योंकि यूक्रेन छोटा देश है, उसके मुकाबले लगभग डैमेज दोनों को बराबर है। 2022 की तुलना में 2023 में मृतकों की संख्या बढ़ी है और 2025 तक 5 लाख लोगों की मौत और घायल होने की आशंका जताई गई है और हम 2024 के अंदर है। शायद जो आंकड़ा है ना 5 लाख लोगों की मौत और घायल होने की आशंका, ये पुतिन को डरा रहा है, क्योंकि 2025 तक अगर ये जंग छिड़ी तो फिर रूस काफी हद तक कमजोर होगा। लेकिन कमजोर रूस एक बम का इस्तेमाल कर रहा है, वो परमाणु बम नहीं है, लेकिन वो FAB-3000 बम है। क्या वाकई में परमाणु हमला होने वाला है? और जो 25 जुलाई की तारीख पुतिन ने दी है, क्या उस दिन वो तय कर लेगा कि हां परमाणु हमला करना है? क्योंकि परमाणु हमला अगर हुआ तो क्या हो गए हम आपको बता चुके हैं। लेकिन अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो है रूस के FAB-3000 बम का। देखिए जरा, ये जो वीडियो आपको दिखा रहे हैं ये रूस के FAB-3000 बम का है। यह वीडियो रूस की तरफ से ही जारी किया गया है और पूरी दुनिया में इस परमाणु बम की चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन ऐसा इस बम में क्या है? क्या ये सबसे खतरनाक बम है? क्या ये पूरे यूक्रेन या कहें कि नाटो देशों पर भारी पड़ सकता है? और क्या इसी बम के जरिए होगी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत या कहीं की अंत? चलिए अब आपको इस बम के बारे में जानकारी देते हैं। जरा देखिए, जो FAB-3000 बम है वो कैसा है और किस तरीके से वो तबाही मचा सकता है। इस बम का वजन 300 किलोग्राम के आसपास है। हालांकि
वजन बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन बम 13.8 फीट लंबा और 2.1 फीट चौड़ा है। इसमें 1400 किलोग्राम विस्फोटक भरा हो सकता है। 70 किलोमीटर दूर से टारगेट पर दागा जा सकता है, लेकिन 300 फीट दूर गिरकर भी टारगेट को एक बर्बाद करने की क्षमता रखता है। यह हवा में तैरते हुए टारगेट पर अटैक करता है। इसके अलावा अगर इसके बारे में बात करें तो यूनिफाइड मॉड्यूल ऑफ प्लानिंग एंड करेक्शन इसमें लगा हुआ है। यूएमपी के एक नेविगेशन सिस्टम वाला पंख है जो एक्यूरेसी देता है, बम को हवा में गति और दिशा देता है और उसको एक्यूरेसी देता है। और यह बम खराब मौसम में भी गिराया जा सकता है, यानी कि किसी भी मौसम में इस बम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे अमेरिका बम JDAMER रूसी का वर्जन बता रहे हैं और यह बेहद खतरनाक है। और इसका वजन जो हम बता रहे थे वो दरअसल 3000 किलोग्राम है, 3000। लेकिन आज तक पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किसने किया है? जब यह जानकारी हम आपको देंगे तो आप भी चौंक जाएंगे, क्योंकि जो सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण किया गया है वो रिकॉर्ड है, अपने आप में रिकॉर्ड, और यह रिकॉर्ड रूस के ही नाम है। रूस ने 30 अक्टूबर 1949 को 50 टन वजनी परमाणु परीक्षण किया था। अब तक दुनिया के सभी देशों ने मिलकर करीब 2000 परमाणु परीक्षण किए हैं। इनमें अकेले अमेरिका ने 1000 से ज्यादा टेस्ट किए, जबकि रूस करीब 725 परमाणु परीक्षण कर चुका है। और यहां नाटो बनाम रूस, यानी कि अमेरिका बनाम रूस है। और परमाणु बम की जो संख्या है वो इन दोनों ही देशों के पास सबसे ज्यादा है। परीक्षण भी इन दोनों देशों ने ही सबसे ज्यादा किया है। लेकिन अगर परमाणु हमला हुआ तो क्या होगा ये भी आपको बताते हैं। अगर किसी भी देश ने परमाणु हमला किया तो इसमें कोई किंतु परंतु नहीं कि सब कुछ, यहां सब कुछ का मतलब सब कुछ है, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। ना इंसान बचेंगे, ना जानवर बचेंगे, ना प्रकृति बचेगी, और ना ही जो बड़ी बड़ी इमारतें आप देख रहे हैं वो बचेंगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा। दूसरे विश्व युद्ध के जख्म आज भी जापान भूला नहीं है। कई देशों के पास जापान में गिराए परमाणु बम से भी ज्यादा शक्तिशाली बम है। किसी ने परमाणु हमला किया तो बाद में जो होगा उसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। इसलिए बस इतना मानिए कि अगर 25 जुलाई को बम गिराने के बाद रूस कर रहा है तो वो सिर्फ मानकर चलिए नाटो देशों को धमकाने के लिए, उनको डराने के लिए, यूक्रेन की सहायता ना करने के लिए जता रहा है कि अगर ऐसा किया तो परमाणु हमला होगा। क्योंकि रूस भी बखूबी जानता है कि अगर वो परमाणु हमला करेगा तो रूस का अस्तित्व भी बिल्कुल उसी अंदाज में वर्ल्ड मानचित्र से गायब हो सकता है जैसा उन देशों के अंदर से गायब होगा, उन देशों का गायब होगा जहां रूस हमला करके परमाणु तबाही मचाएगा। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।